अस्सलाम वालेकुम। ओके जी। सो ये पेपर है फेब मार्च का 2022 का। लास्ट क्लास में जो है हम पेपर कर चुके हैं बेटा। 2023 का फेब मार्च हमने किया था, तो आज 22 का Starting from the first question, they are saying iodine is found naturally in compounds in many different oxidation states. Identify the role of hydrogen peroxide in its reaction with iodide ions in acidic solution. आयोनिक इक्वेशन कह रहा है भाई, ओवरऑल आयोनिक इक्वेशन बता दो आप। तो ओवरऑल आयोनिक इक्वेशन इसकी क्या होगी बेटा? सबसे पहले तो इन्होंने आपको कहा कि जो आई माइनस है वो चेंज हो रहा है किसमें? आयोडीन में। और जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है वो किसमें बन रहा है? वाटर में चेंज हो रहा है। मैंने सबसे पहले क्या किया, इनकी हाफ इक्वेशन बना ली कुछ इस तरह से। राइट हो गया? ओके हो गया। हाफ इक्वेशन बनाने के बाद मैंने क्या किया बेटा कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो था वो वाटर में चेंज हो रहा था, मैंने उसको वाटर में चेंज कर दिया। सही है। वाटर में चेंज करने के बाद फिर जिस तरह से हमने एएस केमिस्ट्री में रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस किया था, बिल्कुल एज इट इज हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो आपके राइट हैंड साइड पर वाटर में दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी दो हाइड्रोजन है। ओके। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड में दो ऑक्सीजन है, वाटर में एक ऑक्सीजन है। मैंने उसको बैलेंस करने के लिए वाटर से पहले 2 लगा दिया। जब मैंने 2 लगाया तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय H पॉजिटिव आयन। मैंने रिएक्टेंट साइड पर 2H प्लस लगा दिया ताकि हाइड्रोजन भी 4 हो जाए। 2H प्लस लगाने से उसके बाद हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। प्रोडक्ट साइड पर आपके पास जीरो चार्ज है, रिएक्टेंट साइड पर +2 का चार्ज है, तो उसको जीरो करने के लिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए ताकि +2 -2 कैंसिल आउट हो गया, जीरो दे दे आपको। सेट हो गया जी। ओके हो गया। अब जब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करवाऊंगा, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। जो भी ओवरऑल इक्वेशन बनेगी, दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी, आसान सी बात है ये। कोई इसमें मतलब हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसी बात नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अच्छा, ये क्वेश्चन आते हैं बेटा पार्टीशन कोफिशिएंट के। इसमें बेसिकली होता क्या है, हम एक सब्सटेंस लेते हैं, उसको दोनों सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करवाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक हमारे पास पोलर सॉल्वेंट होता है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। एक की डेंसिटी ज्यादा होती है, एक की डेंसिटी कम होती है। एक लेयर सी फॉर्म हो जाती है, एक लेयर सी फॉर्म हो जाती है। इममिसिबल सॉल्वेंट्स होते हैं बेसिकली, दो इममिसिबल सॉल्वेंट्स। तो दो इममिसिबल सॉल्वेंट्स में जब हम अपना सब्सटेंस एक्स ऐड करेंगे, और in this question the substance X is your iodine। तो हम ये देखना चाहते हैं कि आयोडीन का कितना पोर्शन, कितना पार्टीशन ऑर्गेनिक में गया है, दैट इज हेक्सेन। और कितना पोर्शन उसका वाटर में आया है, दैट इज योर एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज पोलर। ओके। और इसमें आपको केपीसी भी दिया हुआ है, पार्टीशन कोफिशिएंट ऑलरेडी दिया हुआ है। वो आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई बताइए जरा, कैलकुलेट द मास ऑफ I2 दैट रिमेन्स इन द एक्वस लेयर। तो बेटा इसका फॉर्मूला जो है ना वो ये होता है कि concentration of X, in this question X is iodine in organic layer like the non-polar one, divided by the concentration of X into the polar like the aqueous layer। तो concentration is mass upon volume, like इसमें हम इसी तरह से कैलकुलेशन करते हैं, वर्किंग करते हैं। तो आप क्वेश्चन अगर देखें तो लिखा हुआ है कि 15 cm cube of C6H12 is shaken with 20 cm cube of an aqueous solution containing I2 until no further change is seen. It's found that 0.390 of iodine is extracted into hexane। तो मुझे 0.390 ग्राम दिया हुआ है आयोडीन का, और वो किस में एक्सट्रैक्ट हो गया? हेक्सेन में। हेक्सेन का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, 0.390 अपॉन 14। ओके हो गया जी। अपॉन 15, 15 आपको वॉल्यूम दिया हुआ है किसका? हेक्सेन का। लेकिन उस आयोडीन का 20 cm क्यूब ऑफ वाटर में कितना पोर्शन गया? तो x अपॉन 20, x अपॉन 20। देखो मैंने ऐसे ही किया है। क्या मसला है फिर यार? आप इसको जो है ना सिंप्लीफाई कर दो, और जो भी आंसर है दैट इज दिस। तो ये जो आंसर है ये मास ऑफ आयोडीन है, जो कि एक्वस लेयर में आया है, जो कि एक्वस लेयर में आया है। ओके, इजी क्वेश्चन है। फिर कहता है कि सजेस्ट हाउ द वैल्यू ऑफ केपीसी ऑफ आयोडीन बिटवीन हेक्सेन 2 एंड वाटर। लाइक अब इन्होंने हेक्सेन नहीं लिया, बल्कि इन्होंने क्या ले लिया? हेक्सेन 2 यानी अपने सॉल्वेंट को चेंज कर दिया। तो भाई हेक्सेन 2 में ऑक्सीजन आ रहा है यार,
दैट इज मोर पोलर ना। तो मोर पोलर, आयोडीन तो नॉन पोलर है, तो आयोडीन की तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। जब आयोडीन की सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट, जब आयोडीन की सॉल्युबिलिटी इस सॉल्वेंट में कम हो जाएगी, अगर कंपैरिजन विद वाटर दिस इज लेस पोलर। ये तो बात पक्की है ना। कंपैरिजन विद वाटर दिस इज लेस पोलर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? I2 इन ऑन, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ यार, डिवाइडेड बाय I2 इन वाटर। क्या कहते हो, सही लिख रहा हूँ? ऐसा ही है। आयोडीन इन वाटर, ये आपके पास केपीसी का नया फॉर्मूला बनेगा। ये आपके पास केपीसी का नया फॉर्मूला बनेगा। ओके की रिपोर्ट है जी। अच्छा, तो इसका मतलब जब आपने केपीसी का नया फॉर्मूला लिखा, यानी कि केपीसी इज इक्वल टू I2 इन हेक्सेन 2 ऑन डिवाइडेड बाय I2 इन वाटर। तो मेरे भाई जब इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है तो केपीसी भी कम होगा ना। केपीसी भी तो कम होगा ना, डायरेक्ट रिलेशन है ना। तो मैंने क्या लिखा है देखो जरा, I2 is non-polar and hexane 2-on is more polar than C6H12. So iodine has less solubility in polar solvents, so Kpc will decrease. Okay. Enthalpy change of solution की definition लिखनी है भाई। one mole of solute is this, is dissolved in water to form the solution. When something dissolves, so dissociate into the different ions. Different means different बोले तो positive and negative ions. तो दिस इज कॉल्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। ओके। फिर क्या हुआ कि इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन का हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, हैदराबाद माइनस लाहौर, दैट इज इक्वल टू हाइड्रेशन माइनस लैटिस इंथैल्पी, राइट। तो शॉर्टकट में कुछ बातें याद रख लो। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉलिड टू एक्वस। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉलिड टू एक्वस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड टू एक्वस, एक्वियस, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन, गैस टू एक्वियस। ओके। तो ये सॉलिड टू एक्वस डायरेक्ट चला गया, तो मैंने इसको क्या कह दिया कि ये एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन है, एंड दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट। फिर क्या कह रहा है कि ये इसका डायरेक्ट रूट है, सही है, ये डायरेक्ट रूट है। ये क्या है? डायरेक्ट रूट है। और ये क्या है? ये क्या है? इनडायरेक्ट रूट है। ये क्या है? इनडायरेक्ट रूट है। सो डायरेक्ट रूट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट रूट, ऐसे ही। ये क्या है? हाइड्रेशन। ये क्या है? हाइड्रेशन। ओके। ना सॉरी, ये क्या है? हाइड्रेशन, गैस टू एक्वस जा रहा है। और ये क्या है? लैटिस एनर्जी। ये क्या है? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या है? when one mole of a compound is formed, when one mole of a compound is formed, वही एनर्जी तुम्हें यहाँ पे दी हुई है, मैंने रखी -629। ये हाइड्रेशन की अलग अलग एनर्जीज दी हुई है तुम्हें। सो मैं नीचे जा रहा हूँ, एरो ऊपर जा रहा है, साइन चेंज कर दिया मैंने इसका। मैं भी ऊपर, एरो भी ऊपर, साइन चेंज नहीं होंगे। सॉल्व किया, आंसर आया +14। सेट हो गया। फिर कहता है कि ट्रेंड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लैटिस एनर्जीज बताइए ग्रुप वन के आयोडाइड्स की। लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। सो एज यू गो डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, द साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, सो द चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस। है तो +1 चार्ज ना यार, है तो +1 चार्ज। क्या कहते हो? इसकी मिसाल यूं ले लो, इसकी मिसाल तुम यूं ले लो कि आपने क्या किया कि रूह अफ़ज़ा का एक ही चम्मच डाला हुआ है आपने। रूह अफ़ज़ा का आपने एक ही चम्मच डाला है। पानी आपने लिया है कप ऑफ, या लाइक जिसमें वो जो चाय वाला कप होता है ना, छोटा सा, उसमें आपने पानी डाला हुआ है। उसमें आपने एक चम्मच रूह अफ़ज़ा डाल दिया। अब हुआ क्या कि आपने उस पानी को एक बड़े से बर्तन में ले लिया। उस पानी को आपने क्या किया? एक बड़े से बर्तन में ले लिया। तो रूह अफ़ज़ा का जो चम्मच है वो तो अभी भी एक ही है, वो तो अभी भी एक ही है। अब उसने जब ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो डाइल्यूट हो गया, स्प्रेड आउट हो गया। जब चीजें स्प्रेड हो जाती है ना, तो वो बेसिकली यूं समझ लो कि कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड टू डाइल्यूट वाला सीन हो जाता है उसमें। या आप उसमें मोर सॉल्वेंट ऐड कर दो, लेकिन
लेकिन रूह अफ़ज़ा का चम्मच तो अभी भी एक ही होगा ना, तो वो डाइल्यूट हो गया, स्प्रेड हो गया वो, मतलब उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो गई। है तो अभी भी एक चम्मच ही रूह अफ़ज़ा, लेकिन उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो गई ड्यू टू द वॉल्यूम। तो चार्ज का भी यही सिनारियो होता है। अब लिथियम का बेचारे का साइज छोटा है और +1 चार्ज है, तो इट्स ओके। लेकिन जो नीचे वाले रुबिडियम है, सीजियम है, इतना बड़ा मेटल और चार्ज अभी भी +1 है, तो वो इतना स्प्रेड हो गया कि उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई। अब स्ट्रेंथ कम होने से जब वो किसी एन आयन से अट्रैक्टेड होगा ना, तो फिर उसकी इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, तो मोर लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस। लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस। तो तभी हमने यहाँ पर बात की है कैटायन के साइज की भी और एनायन के साइज की भी। राइट हो गया। अच्छा जी, आगे आइए जरा। फिर क्या कहता है कि द concentration of copper 2 plus in a solution can be determined by the reaction of copper 2 plus ion with iodide ion. The iodine produced in reaction 1 is titrated against a solution containing thiosulfate ions using a suitable indicator. A 25 portion of a copper 2 plus solution reacts with an excess of I minus. The end point of the titration occurs when 22.30 cm cube of 0.150 mole per dm cube thiosulfate is added. तो अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं थायोसल्फेट के मोल फाइंड आउट कर रहा हूँ। ओके, concentration that is 0.150 multiplied by 1000 से डिवाइड करा दिया वॉल्यूम को, ताकि सीएम क्यूब डीएम क्यूब में चेंज हो जाए। सेट है, ऐसे ही। क्या आंसर आएगा भाई? है भाई? तो आंसर आएगा बेटा इसका 3.345 एक्सपोनेंट -3। ओके, मोल। ये थायोसल्फेट के मोल है। एंड व्हाट इज द मोल रेशियो बिटवीन आयोडीन एंड आयोडीन नहीं, किसके मोल पूछ रहा है वो? कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, राइट? तो कॉपर का तो थायोसल्फेट के साथ रेशो ही नहीं है। रेशो ही नहीं है। तो एक काम करो ना, तुम इसका और इसका रेशो बना लो, ताकि तुम आयोडीन से कॉपर फाइंड आउट कर सको। क्या कहते हो? क्या कहते हो? ये सही है ना? ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतर है ये। तो या तो आई माइनस के साथ कर लो, आई माइनस के साथ कर लो, एक ही बात है बेटा। सही है जी। तो इसका मतलब ये है कि बेटा जो आपके पास थायोसल्फेट के मोल्स आए हैं, वही आपके पास आयोडाइड के भी मोल्स हैं। ऐसे ही है। यही मोल आपके पास आयोडाइड के भी हैं, क्योंकि 2:2 का रेशो, सेम रेशो है। अब मुझे आयोडाइड के मोल पता लग गए, मुझे कॉपर के चाहिए। सही है, मुझे कॉपर के चाहिए, तो कॉपर 2 प्लस और आयोडाइड माइनस। तो दिस इज 2 एंड दिस इज 4। इसके मोल हैं आपके पास इतने। दिस इज एक्स, सो एक्स वुड बी इक्वल टू इसका हाफ। एक्स वुड बी इक्वल टू इसका हाफ। क्या कहते हो? सही कह रहा हूँ ना? तो ये आपके पास मोल आ जाएंगे किसके? कॉपर 2 प्लस के। सही हो गया जी। मुझे तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अब मुझे कॉन्सेंट्रेशन जब फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा? कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन दैट इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल आपके पास यहाँ से आएंगे, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 25 cm क्यूब, आप इसको डीएम क्यूब में चेंज कर लो, डिवाइड करो 1000 से। तो बेटा जो भी आंसर आएगा, दैट वुड बी योर कॉन्सेंट्रेशन। सेट हो गया? आसान है। आइडेंटिफाई अ सूटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन। भाई क्या इंडिकेटर यूज करें यार इसमें? हम देखो बेटा, आयोडीन जब होता है ना, आयोडीन और स्टार्च का बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, इंडिकेटर बन जाता है आपके पास, ब्लू ब्लैक कलर आता है फिर। तो स्टार्च इज द बेस्ट इंडिकेटर। स्टार्च। ओके। Copper 1 and copper 2 both contain electrons in all 5 3D orbitals. Sketch the shape of a 3D XY. अच्छा, XY ऑर्बिटल कौन सा होता है? जो X और Y के बीच में होता है।
कहाँ होता है? जो एक्स और वाई के बीच में होता है, बीच में होता है, बार बार कह रहा हूँ, बीच में होता है, बिटवीन द एक्सिस होता है, ऑन द एक्सिस नहीं होता है, ऑन द एक्सिस नहीं होता है, याद रखिएगा। डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स जी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। बेटा इसमें जो शुरू के तीन हैं, बेटा ये बिटवीन है, एंड ये जो दो हैं ये ऑन है। याद रखिएगा। ओके, सो मैं एक जो लोब बनाऊंगा बेटा, वो मैं कैसे बनाऊंगा? कुछ ऐसे, और एक मैं बनाऊंगा कुछ ऐसे। सही है? ओके, तो ये एक्स और वाई के बीच में है। सेट है? राइट इक्वेशन टू शो हाउ Fe3 plus catalyzes this reaction। अब ये आपने देखा होगा बेटा, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन वाले चैप्टर में, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, होमोजेनस कैटलिस्ट, heterogeneous कैटलिस्ट। होमोजेनस कैटलिस्ट वो होता है जब सब कुछ सेम स्टेट में हो, सेम फेज में हो। और heterogeneous कैटलिस्ट क्या होता है? जैसे कि हेबर प्रोसेस में सारी गैसेस थी, आयरन सॉलिड था, सारी गैसेस थी, आयरन सॉलिड था, तो डिफरेंट फेज में हो तो वो heterogeneous कैटलिस्ट होता है ना? ऐसे ही है ना? तो अब वो पूछ रहा है कि आप जरा बताइए कि वो जो आयरन 3+ कैटलिस्ट है, दैट इज द होमोजेनस कैटलिस्ट, दैट इज द होमोजेनस कैटलिस्ट, काम कैसे करता है? काम कैसे करता है? तो कैटलिस्ट का तो आपको पता है ना, विदाउट इट्स बीइंग यूज्ड होता है, विदाउट बीइंग यूज्ड, recovered in the end of reaction। तो आप इक्वेशन बताइए जिसमें वो रिकवर्ड हो रहा हो। तो बेसिकली होता ये है बेटा कि इसमें जो आपका आयरन 3+ है ना, वो पहले रिएक्शन करता है आयोडाइड के साथ, और इस आयोडाइड को वो कन्वर्ट करता है I2 में, और खुद वो चेंज हो जाता है Fe2+ में। बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको कुछ ऐसा। अच्छा, फिर क्या होता है जब ये I2 आपके पास बन गया ना, अब Fe2+, ये जो यहाँ प्रोड्यूस हुआ है प्रोडक्ट में, ये रिएक्ट करेगा S2O8 2- के साथ, और ये बनाता है दोबारा से Fe3+, और उसको उसने क्या चेंज कर दिया? SO4- में। अब आप अगर नोट करें बेटा, तो ये देख रहे हैं आप, ये कैटलिस्ट था, इन द एंड ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट आपका रीजेनरेटेड, द कैटलिस्ट इज रीजेनरेटेड। ओके, द कैटलिस्ट इज रीजेनरेटेड। तो असल में इसमें सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ये जो रिएक्शन आपको दिया हुआ है ना, इस रिएक्शन में ये फिजिबल नहीं है बेटा। क्या कहते हो? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव स्पीशी क्यों रिएक्शन करेंगे? वो तो रिपेल करेंगे एक दूसरे, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या कहते हो? लेकिन जब हमने इसका E0 वैल्यू निकाला, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन देखी, जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते थे, बाय यूजिंग द E0 वैल्यू, तो हमने देखा कि रिएक्शन तो फिजिबल है, लेकिन काइनेटिकली फिजिबल नहीं है ये। तो फिर हमने कैटलिस्ट की मदद ली। यानी कि दो दोस्त नाराज हैं, हमें पता है कि अगर ये दोनों दोस्त बात करेंगे तो इनके दरमियान फड्डा शुरू हो जाएगा। तो मैंने थर्ड पार्टी को सिलेक्ट किया, मैंने कहा यार तुम इसकी सुलह कराओ। तो आयरन 3+ बेसिकली एक थर्ड पार्टी है, जो इन दोनों लोगों के दरमियान दोस्तियां करवा रहे हैं, आयोडाइड के दरमियान और थायोसल्फेट के दरमियान। बात को समझो, सही है? ओके, द ऑरेंज प्रेसिपिटेट ऑफ मर्क्यूरस आयोडाइड है, forms when mercury 2+ ions are added to Ki। Solubility of Hgi2 आपको दिया हुआ है in grams per dm cube। Calculate the solubility product of Hgi2। तो बेटा आप पहले तो इक्वेशन बनाकर दिखाइए।
पहले तो आप इक्वेशन बनाइए जरा। इक्वेशन कैसे बनाएंगे बेटा? जी HgI2 डिसोसिएट जब होगा इनटू दिस। ओके सेट। अच्छा फिर क्या होगा? आपको दिया हुआ है बेटा solubility ऑफ HgI2 जो कि कितना है? 1 एक्सपोनेंट -7 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। ओके। और आपको पता है कि जो KSP होता है दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hg2 + 2I-। सेट। ओके। तो अब आप क्या करें बेटा? इसको पुट करें और आप आंसर बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। सही है। अच्छा ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन शुड बी इन मोल पर डीएम क्यूब। कॉन्सेंट्रेशन शुड बी इन मोल पर डीएम क्यूब। लेकिन यहाँ आपको क्या दिया हुआ है? ग्राम पर डीएम क्यूब। तो आप पहले एक काम करें, कन्वर्ट दिस इन मोल पर डीएम क्यूब। लेकिन कैसे? लेकिन कैसे? तो आपको मास दिया हुआ है ना ये, दिस इज मास। आप इसको MR से डिवाइड कराएं, दैट इज 454.4। और आप जो आंसर आएगा वो आएगा मोल पर डीएम क्यूब। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अजान हो रही है, 1 मिनट रुकिएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना रसूलुल्लाह। ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इल्ला बिल्लाह। अच्छा जी ओके। बेटा ये आपके पास आंसर आ गया मोल पर डीएम क्यूब में। ओके। तो ये आपके पास आया है 2.20 - 10। मोल रेशो 1:1 का है तो ये भी इतना ही होगा। लेकिन ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके। अब इन वैल्यूज को पुट करो जरा आप। इन वैल्यूज को पुट करो जरा आप यहाँ पर। Hg की जगह रखो 2.20 - 10 और 2 × दिस और इसका स्क्वायर ले लो। तो आंसर आएगा आपके पास कुछ ये। ओके। यूनिट क्या होगा? ये मोल पर डीएम क्यूब है और ये मोल पर डीएम क्यूब की पावर 2 है, यानी कि कुछ इस तरह। तो टोटल क्या हो गया? मोल क्यूब और DM-9। ओके। ओके सो क्वेश्चन 2।